नमस्कार दोस्तों। मैं निर्भय सिंह आपका अकेडमी के इस मंच पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है यूपीएससी अनस्टॉपेबल हिंदी। और हम लोग एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज जैसे कि मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन हो सकता है किसी का पहला सेशन हो, तो एक बार मैं आपसे बताना चाहूंगा इसका उद्देश्य क्या है। अगर आप एक बार पहले पढ़ चुके हैं तो अपना आप टेस्ट कर ले लीजिए, अपना परीक्षण कर लीजिए कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। हाँ, लेकिन अगर आप नहीं कभी पढ़े हैं तो आप ये समझ सकते हैं इस प्रश्नों से कि सिविल सेवा परीक्षा में इतिहास विषय से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जब आप उसको देख लेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से, तो आप पढ़ते समय आप मस्तिष्क आपका अंतर्मन इस बात पे तैयार रहेगा किस फैक्ट को हमें कैच करना है, किसको रिलीज करना है। मतलब किसको, मतलब फिल्टर का काम शुरू हो जाएगा, आपका दिमाग फिल्टर करने लगेगा कि किस फैक्ट को हमको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस सोच के हिसाब मैंने ये एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है और इस क्रम में ये पांचवी कड़ी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और यूपीएससी आपके जो यूपीएससी अनस्टॉपेबल हिंदी जो चैनल है, इसको आपको देखिए थोड़ा सपोर्ट करिए। क्योंकि क्यों सपोर्ट करिए, क्योंकि भाई आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रहा है, डेली न्यूज एनालिसिस मिल रही है, करंट अफेयर मिल रहा है, एमसीक्यू मिल रही है, मोटिवेशनल वीडियो मिल रहा है ना, एडिटोरियल भी मिल रहा है आपको। तो मतलब सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज आपको ये चैनल उपलब्ध करा रहा है, तो इसको सपोर्ट करिए भाई थोड़ा सा, है ना। हाँ, कुछ सलाह है, कुछ और जो आप चाहते हैं उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 15 प्रश्नों का ये श्रृंखला होगी। और पहला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर है। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। या भारत की स्वतंत्रता के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो गदर क्या था ये आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है आपके आईएएस की परीक्षा में पूछा गया है, मेरे ख्याल से आईएएस 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपकी ओपनिंग करिए, अपनी ओपनिंग कैसे, क्या आप बता सकते हैं, क्या जानते हैं गदर के बारे में। हाँ, गदर वैसे पत्रिका के बारे में भी पूछा जाता है। गदर पत्रिका किसने निकाली, इस तरीके से ये भी पूछा जाता है। तो गदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी रखनी ही पड़ेगी, है ना। इसको ध्यान कीजिए थोड़ा सा, क्या स्थिति है, दिमाग कहाँ तक पहुंच रहा है। काउंटडाउन शुरू करता हूँ। 5 4 3 2 1। देखिए, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ है ये। हाँ, और इसका जो कार्यालय कहाँ, सैन फ्रांसिस्को में है। और आपसे ये अलग से भी पूछा जाता है कि गदर का जो कार्यालय है वो कहाँ है। तो सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। स्वरोजगार स्वर सॉरी स्वरोज स्वरोज स्वराज स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? स्वराज को किसने रखा था? तिलक ने, सिया दास ने, नौरोजी ने, या महात्मा गांधी ने? कभी कभी जबान अजीब सी फंस जाती है। ठीक है, तो क्षमा करेंगे उसके लिए। प्रश्न को पे ध्यान दीजिए। स्वरोजगार सॉरी स्वराज, स्वरोजगार क्यों याद आ रहा है मुझे बार बार। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग किसने रखा था ये आपको बताना है। स्वराज की मांग किसने की, अगर अगर आपको ये ऐसे पूछा जाए तो स्वराज की मांग किसने की सबसे पहले, सबसे पहले किसने की ये आपको बताना है। तिलक ने, दास ने, नौरोजी ने, या महात्मा गांधी ने? स्वराज, जल्दी से। 5 4 3 2 1। स्वराज की मांग की दादा भाई नौरोजी ने, है ना। सबसे पहले सर्वप्रथम शब्द पे ध्यान दीजिए, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
कि 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। मैंने आपसे कहा था कि कुछ अधिवेशन ऐसे हैं जिनके आपको अध्यक्ष याद करने पड़ेंगे, उसमें से एक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या दिन शाह वाचा कौन थे जिन्होंने 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। आपको यहां पर उत्तर देना है, बताइएगा। मैं जल्दी से बताइएगा। जल्दी से याद कीजिए। 5 4 3 2 1। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ध्यान रखिए भाई। देखिए आपको पता है शुरुआत के 3 याद रखेंगे, 3 4 4 याद कर रखेंगे, ज्यादा बढ़िया है। कलकत्ता वाला, बम्बई मद्रास और इलाहाबाद वाला। हाँ, फिर आप याद रखिए कम से कम कुछ नहीं तो 1905, 1906, 1907, इनका याद रखिए। फिर आप याद रखिए 1916 का। फिर आप याद रखिए 1922 का, 1923 का, 1924 का, ठीक है, 1928 का, 31 का, इस तरीके से कुछ साल हैं ऐसे, है ना, 38 39 का। तो आपको ये वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मत सोचिएगा कि क्या सर बैठ के अब अधिवेशन की अध्यक्षता याद करें कौन किसने की थी। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ विशेष है इसलिए वो याद करना ही है। और अलग से याद नहीं करना चाहते तो जब फ्लो फ्लो में जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप वो याद हो जाएगा। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत के प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। किसने ये आदेशित किया था महात्मा गांधी को? नौरोजी साहब ने, तिलक जी ने, मेहता जी ने या गोखले जी ने? जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे। जल्दी से। 5 4 3 2 1। देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये आदेश कौन दिया? गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु, याद रखिएगा। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? वारंगल, नागलपुर, उदयगिरी, चंद्रगिरी, बताइए तो। कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? जल्दी से बताइएगा, बहुत जल्दी से। पढ़ा है तो दिमाग पे जोर डालिए। 5 4 3 2 1। ये है नांगलपुर। सीधे सीधे फैक्ट से क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने एकेडमी का कोई कोर्स परचेज नहीं किया है तो परचेज करिए भाई। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत घर बैठे, आपको सबसे बड़ी बात है घर बैठे, बाहर कमरा नहीं ढूंढना है, बाहर उसका कमरे का किराया नहीं देना है, रहने खाने का खर्च नहीं करना है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन की और क्या खूबी है? ऑनलाइन क्या है कि आप घर बैठे कर सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी जो मान लीजिए कोई बात समझ नहीं आई तो आप दोबारा तिबारा देख सकते हैं। ऑफलाइन ये सुविधा नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं ऑनलाइन के फायदे के साथ। और अभी तक आप अनअकैडमी से नहीं जुड़े तो जुड़िए, कि सबसे बड़ी रेंज है। आपको लगता है कि इस सर से समझ में बात नहीं आ रही, चलो दूसरे सर का देख लेंगे, चलो तीसरे का देख लेंगे। तो आपके पास बहुत सारे यहाँ विकल्प है ना। और टॉप एजुकेटर तो है ही, कहने की क्या बात है इसमें, है ना। और बेहतर तो ये होगा कि आप इस फीस को एक साथ ही दे सकते हैं, कोई बात नहीं। आप इसकी 0% EMI है उस पर कन्वर्ट करा लीजिए। मान लीजिए आप अगर वैसे भी आपको बताऊं 6 से 12 तक आप लोग, या मैं भी उसमें शामिल हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी तो कोई पढ़ता नहीं है, तो हम लोग आ रहा बेस थोड़ा कमजोर होता है। तो इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि आप 2 या 3 साल के ही, मतलब लंबी अवधि के लिए ही जुड़िएगा, हाँ, अगर लाभान्वित होना चाहते तो। और अपनी जैसे 2 साल का आप ले रहे हैं तो 24 टुकड़े में अपनी फीस को आप पेमेंट कर सकते हैं EMI के माध्यम से। हाँ,
बस जो जो एक आपको और बताता हूँ, ये जो कोड है जो कि मेरा है, NIR 10, इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जो फीस लिखी है वो आपको नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि आपको कुछ ना कुछ छूट जरूर मिल जाएगी। NIR 10, कुछ ना कुछ मैंने क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि उस समय जो भी छूट अप्लीकेबल होगी कोड के साथ वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो जो लिखा है वो पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब जो आप कोड लगाने के बाद जो फीस कम होती है आप उसके टुकड़े कर लीजिए, है ना, आराम से अपने सपने को जीने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। आज आपको मेरी आवाज में थोड़ा सा जो ना अक्षर है कम सुनाई पड़ रहा होगा, एक्चुअली में जुकाम है तो उस तरीके से ना प्रोनाउंशिएट नहीं हो पा रहा है। हाँ, और थोड़ा सा आपको ये भी लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा सर आज थोड़ा सा ज्यादा इधर उधर घूम जा रहे हैं, तो बोलना कुछ चाहते हैं निकल कुछ जा रहा है। हाँ, तो उसको वो उसी का इफेक्ट है, तो नजरअंदाज कीजिएगा, है ना, क्योंकि जैसा कि पता है जीवन हमेशा बराबर तो होता नहीं है, दिन भी बराबर नहीं होता है। कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1। आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की, बाद में 1506 में उसे राजधानी बनाया। ठीक है, सीधे फैक्ट पे था, इस पे कहा क्या जाए। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? जरा जल्दी से चलेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे, अटेम्प्ट कीजिए बस। खालसा की भूमि पता है तो पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, किया क्या जाए। अब आप पढ़ चुके हैं तो अपनी तैयारी को परख लीजिए, नहीं पढ़ चुके हैं तो बस क्वेश्चन से परिचित हो जाइए कि पढ़ते समय हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना है। खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि। तो किसने सरकारी जो लोगों से जमीनें वापस ली? तो यहाँ पर आपको दे बताएं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों का ही नाम आता है, लेकिन आपको ऐसे प्रश्नों में अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम लेना है। उसने बहुत सारी जमीनों को खालसा भूमि सरकारी भूमि में परिवर्तित किया है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जितनी भी वक्त की थी, मिल्क की थी, वो सब उसने वापस घसीट ली। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तूतीय हिंद, कैसरे हिंद, जिले इलाही या दीन इलाही? बताइए कौन सी उपाधि धारण की बलबन ने? जल्दी से, बहुत समय नहीं लगने वाला है यहाँ पर, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1। जिल्ले इलाही, नियाबत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि। राजा कौन है, शासक कौन है, सुल्तान कौन है? तो ईश्वर का प्रतिनिधि है। भाई सत्ता स्वीकार करवानी है तो दैवी जो स्वरूप है, दैवी सिद्धांत राजत्व का वो अपनाना पड़ेगा। हाँ, तो जिल्ले इलाही। ठीक है, प्राचीन काल में भी यही था। मोहम्मद गुरी का सबसे पहले किसने पराजित किया? यहाँ पहले का आशय भारत भूमि से है, भारतीय इतिहास की हो रही है बात। हाँ, सबसे पहले किसने हराया? मूलराज द्वितीय। भारत भूमि पे सबसे पहले हार उसको कहाँ प्राप्त हुई, किससे प्राप्त हुई वो? तो मूलराज द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, पृथ्वीराज द्वितीय। किसने हराया? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1। जल्दी से। ये है मूलराज द्वितीय, 1178 में भाई गुजरात के शासक थे मूलराज द्वितीय। कहीं कहीं आपको इसके साथ भीम द्वितीय का नाम भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना है, दो में से एक ही विकल्प में आएगा आपको। किताब में कहीं कहीं दोनों का नाम लिखा है ना। 1178। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी के में स्थित हैं। सांची स्तूप चंबल नदी, पांडुलेखा लेना गुफा देव मंदिर नर्मदा, और अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी पर स्थित है। तो कौन कहाँ स्थित है, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है।
हाँ याद रखिएगा, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये भी आईएएस का ही क्वेश्चन है। हाँ, ये मत सोचिए कि सर ने जानबूझ के कठिन क्वेश्चन दे दिया मेरे को परेशान करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है भाई। मैं क्यों करूंगा ऐसा, है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगा, बताइए, आप ही बताइए जल्दी से। जल्दी से, जल्दी से। और ये हालिया ही क्वेश्चन है, मैं वही ईयर ही देख रहा था, ये हालिया ही क्वेश्चन है, 2021 का ही है। 5 4 3 2 1। वैसे इसमें 5 सेकंड और मिल जाने चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पर। ले लीजिए, कोई बात नहीं। 5 4 3 2 1। देखिए, सांची का स्तूप चंबल नदी नहीं है ना? नर्मदा नदी है। और ये जो लेना गुफा देव मंदिर है, ये गोदावरी नदी है ना? अमरावती स्तूप कृष्णा नदी है। तो ये तीनों ही गलत हैं, ये सही है। विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है। ये बस सोचिएगा सर ने जानबूझ के कठिन दिया, मैंने नहीं दिया भाई। आईएएस का क्वेश्चन है वो तो आपको करना ही, ध्यान देना ही है ना? मैं इससे विविधता रखता हूं ताकि आप ध्यान दे सकें कि पढ़ते समय में क्या क्या ध्यान देना चाहिए। चीनी लेखक भाग का उल्लेख किस नाम से करते हैं, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, है ना? अब जल्दी से आप उत्तर दीजिए, बस ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। प्लेलिस्ट आप देखेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है एंशियंट की। और एंशियंट जहां पे मैंने रोकी है यूट्यूब पर, उसके आगे आपको अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर मिल जाएगी, ये पूरा मैंने पढ़ाया है अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर। देखिए, 5 4 3 2 1। अब देखिए, मैंने सिंधु नदी से जोड़ के बताया था आपको, ये इंतु। तो इंतु का ध्यान रखिए, इंतु। हाँ, सी विकल्प ऊपर लिखा है, तो कोई बात नहीं, आप इंतु पे ध्यान दीजिए। चीनी लेखक इंतु की बात करते हैं, और इसको सिंधु से ही जोड़ करके याद रखेंगे, याद रहेगा इंतु। मौखरी शासकों की राजधानी थी थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर। क्या थी मौखरी शासक? आप कहां पढ़ते हैं ये आपको बताना है बस। जल्दी से, मौखरी शासक का आप कहां पढ़ेंगे ये, पहले उसको सोचिए, फिर राजधानी सोचिएगा। 5 4 3 2 1। आप ये जब हर्ष वाला पढ़ेंगे ना, तो ग्रह वर्मा का जिक्र आएगा। हाँ, तो ग्रह वर्मा का जब जिक्र आएगा तो आपको समझ जाना है ये मौखरी शासक कहाँ के हैं, कन्नौज के हैं, है ना? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। अपेक्षा है कि आप उत्तर देंगे, थोड़ा सा जल्दी ही देंगे बिना किसी समय गंवाए। सांख्य दर्शन किसने दिया? गौतम का। या तो ये याद रखिए गौतम का क्या है, जैमिनी का क्या है, पतंजलि का क्या है, या तो ये याद रखिए कपिल का क्या है। तो इन चार में से तीन का आपको पता हो, या आपको एग्जैक्ट पता हो कि सांख्य का क्या है, तो वो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। 5 4 3 2 1। सांख्य है कपिल का। हाँ, वही मैं कह रहा था, या तो आपको ये पता हो सांख्य कपिल का है, या तो ये पता हो गौतम का क्या है, जैमिनी का क्या है, पतंजलि का क्या है, तो भी आंसर निकल आएगा। सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये मैंने पढ़ाया है, जल्दी से बताइएगा। पहला अभिलेखी साक्ष्य सती प्रथा का कौन सा है? जल्दी से। 5 4 3 2 1। मैंने काउंटडाउन थोड़ा सा तेजी से यहाँ कर दिया, क्योंकि देखो एग्जैक्टली अगर आपको पता है तो पता है, तुक्का माइनस कोई मतलब तो है नहीं, माइनस मार्किंग भी तो है। हाँ, तो ये बात समझ जाइए। ये एरन है, ये 510 ईस्वी का है। कहाँ से प्राप्त हुआ? तो एमपी है। और किस काल का है? तो ये गुप्त काल का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। आखिरी प्रश्न, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, घटोत्कच। आज के दिन का अंतिम प्रश्न जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे।
ये गुप्त संवत की स्थापना की 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है। बहुत आप देखेंगे कुछ सरल क्वेश्चन थे, कुछ कठिन क्वेश्चन थे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से निश्चित तरीके से ही आपको तैयारी करनी है, अपनी तरह तैयारी को इस तरीके से ही आगे ले जाना है। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। अटेम्प्ट कीजिएगा। कोई समस्या हो, कोई डिस्कशन करना हो तो जरूर याद 6 से 7 में आपको यूट्यूब पर मिलता हूँ, इसी चैनल पर। ठीक है। एनसीईआरटी सीरीज हम लोग की चल रही है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है। इसी शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।